जय हिंद फ्रेंड्स। इंडिया मालदीव से रिलेटेड न्यूज आ रही है कि मालदीव ने जो इंडिया के साथ 2019 का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट किया था उसे रिन्यू नहीं किया है, जो उसके फॉर्मल टेरिटोरियल वाटर के अंदर किया जाता था। और ऐसे जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे हैं इंडिया ऑलरेडी और कई कंट्री के साथ कंटिन्यू कर रहा है। इसमें केन्या, मालदीव भी था, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, ओमान, श्रीलंका, तंजानिया आते हैं। अब चूंकि हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एडवांटेज क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि टाइड, ओशियन करेंट, सैलिनिटी, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब से ये रिसेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है जिसके अंदर मोहम्मद मौजूद जीत के आते हैं, चूंकि वो इंडिया आउट को कह के ही आते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो इसी के अकॉर्डिंग चल रही होती है। इन्होंने पहला स्टेप लिया कि जो इंडियन ट्रूप्स को इन्होंने विड्रॉ करा अपनी कंट्री से। इसके बाद जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है हुसैन मोहम्मद लतीफ जी, ये इंडियन ओशियन फोरम जो चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया उसके अंदर ये जाते हैं। लेकिन इंडिया ने जो कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग जिसमें इंडिया और इंडियन ओशियन के और स्टेट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको ये लोग स्किप करते हैं। एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि अभी COP28 दुबई में हुआ था। यहाँ जब हमारे PM मोदी के साथ मोदी जी का इंटरेक्शन होता है तो भी इनका जो एंटी इंडियन स्टैंड है उसकी जो टोनिंग है वो डाउन नहीं हो रही है, मीन्स ये अगेंस्ट है। स्टैंड कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मालदीव का कोई प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहली जो उसको विजिट होती है फॉरेन की वो इंडिया होती है। 70 नॉटिकल माइल का डिफरेंस है, कोई लंबा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इंडिया हिस्टोरिकली भी देख लीजिए, जो भी रिलेशंस अपने मेंटेन करता है मालदीव के साथ वो कंटिन्यू रहते हैं। जो मौजूद साहब हैं वो ऑलरेडी अगेंस्ट इंडिया स्लोगन के साथ आए थे, आउट इंडिया स्लोगन के साथ आए थे, और उन्होंने इसको दिखाने के लिए टर्की का चूज किया। टर्की को दो तरीके से, एक तो अगेंस्ट इंडिया का उसका जो एटीट्यूड है वर्ल्ड ऑर्डर पे है, क्योंकि वो पाकिस्तान इंक्लाइन होता है, और दूसरा मुस्लिम कंट्री के रूप में दिखाने की जो बात है वो भी यहाँ से दिखती है। अब बात करें कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जो ये एक्सटर्नल ओरिएंटेशंस आ रहे हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये किस तरीके से इनका जो इम्पैक्ट है ये पड़ रहा है। अब देखिए, दो फैक्टर मेनली काम करते हैं। पहला है जो फैक्टर है कि जो ये एरिया है इसके अंदर जो डोमिनेटेड इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, जिसमें इंडिया का जो रोल है और एटीट्यूड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि जो आसानी से पॉलिटिकल पार्टी के अपने विल के लिए, अपने एडवांटेज के लिए जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इसका स्लोगन के रूप में दिखा देती है। क्योंकि इंडिया का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, हर कंट्री के साथ वो कोऑपरेट बड़े भाई के रोल प्ले कर रही है। एक चैलेंज आता है। दूसरा, जो चाइना की ग्रोथ है इस रीजन में, ये कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग वे दिखा दे रही है। यही आप श्रीलंका में भी आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के नेबर्स में भी कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना इंडियन ओशियन के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है और उसके लिए जितने आइलैंड है उनके साथ ये कोलैबोरेट कर रहा है। उसके अंदर जो इंडिया को ही वो अगर साइडलाइन कर पाएगा तो ही ये कर पाएगा। ऑलरेडी इंडिया की हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं वो बने हुए हैं। तो सरकार जो भी आ रही है तो उसके ऊपर सवाल ये है कि वो अपने शॉर्ट टाइम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ऐसा काम तो कर ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो इसका इम्पैक्ट है वो कंट्री के लिए भी बहुत निगेटिव है और इंडिया के लिए तो निगेटिव हो ही रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए। मालदीव की पूरी जो इकोनॉमी है वो मेनली आपकी टूरिस्ट बेस है और फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट करती है, और इंडिया के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इंडिया से ही जाते हैं। दूसरा, इंडिया के पास एक और ऑप्शन है कि मालदीव की जो रिलेशन है वो USA के साथ बेहतर है, तो USA का भी हम यूज़ करके एक बार अपने रिलेशंस को थोड़ा सा स्टेबल रख सकते हैं। दूसरा कि जो इंडिया को अब एक बहुत क्लियर कट लाइन ड्रॉ करनी होगी कि इंगेजमेंट और इंटरफेरेंस किसी भी कंट्री के साथ कहाँ तक रखनी है और कब तक रखनी है, ताकि वो इंटरफेरेंस ना शो हो, ये भी जरूरी है। दूसरा कि किसी भी कंट्री के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें या सिंप्लीफाई वर्ड्स में देखें या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पावर को इस तरीके से यूज करें कि किसी को ये ना फील हो कि हम उनके कंट्री के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं और हमारा काम भी बन जाए। तो मोर डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब रही बात, अगर वे फॉरवर्ड आपसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है, देखिए वेट एंड वॉच का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमको पेशेंस और विजिलेंस दिखाना होगा, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी कई तरीके के जो वेदर से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वहाँ भी ये परेशान हैं और उसका सॉल्यूशन इंडिया के पास है।
दूसरा, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो एग्रेसिव नहीं है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा सपोर्टेड है। तो जब परेशानी आती है तो इंडिया ही सबसे पहले खड़ा होगा। अगर आप इस एरिया के अंदर एक आयरलैंड के ऊपर अपनी प्रेजेंस आप बना भी लेते हैं तो इंडिया के लिए थ्रेट तो बिल्कुल है, लेकिन पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन है वो अभी भी इंडिया के अंडर में ही है, इंडियन नेवी की ही प्रेजेंस वहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वेट एंड वॉच, और इसको बहुत केयरफुली वॉच करने की ज़रूरत है, और ये ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि जब इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई इंगेजमेंट करे, कोई रिलेशनशिप डेवलप करे, तो उसमें चाइना के रोल को मिनिमाइज किया जाए। आगे भी जाके चाहे सरकार कोई भी आए, हमको चाइना के रोल को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होगी इन कंट्रीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच, ऐसी लेक्चर के साथ जुड़े रहिए और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।